S-400 ट्रायम्फ या फिर इसका नेटो नेम SA-21 ग्राउलर, जिसको ऑफनली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक एप्पल माना जाता है। नॉट बिकॉज ये एक कंज्यूमर लग्जरी है, बट बिकॉज अगर आपको अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करना है तो ये एक मस्ट हैव वेपन है। और यही वजह थी कि जब भारत ने इसको परचेज करा था तो वी आर वेरी मच रेडी अमेरिका के सैंक्शंस को झेलने के लिए। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई वेपन नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है, दुनिया की इकलौती ऐसी स्टेटमेंट जो कि पूरी आसमान को रूल करती है और ये डिक्टेट करती है कि उसमें कौन उड़ेगा। पिछले 20 सालों से S-400 डिफेंस की दुनिया का एक अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है। इसका खौफ इतना था कि इवन अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि अगर इससे फेयर फाइट करने बैठ गए तो गारंटेड है कि वो हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, फेयरली फाइट करने बंद कर दिया। और आज यूक्रेन में हम एक नया एरा देख रहे हैं कि कैसे इसने वेस्ट को मजबूर कर दिया एक नई टैक्टिक्स, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जस्ट बिकॉज इसके शील्ड को तोड़ने के लिए। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी S-400 की, जो कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इसकी ताकत, कि कैसे इसने दुश्मनों को जो मॉडर्न वॉरफेयर के रूल्स है उसको बदलने पे मजबूर कर दिया। तो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 90s से। उस टाइम पे जो सोवियत रूस था वो टूट चुका था और डीप इन देयर बोन्स उनको भी ये बात का पता था कि अगर वो अमेरिका के साथ टक्कर लेने बैठ जाए उनके जेट फाइटर के बदले अपने जेट फाइटर बनाने में, तो श्योरली जो गेम ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आराम से हार जाएंगे। और इवन जो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग था कि एक नया रूमर फैल चुका था कि अमेरिका एक नेक्स्ट जनरेशन जेट फाइटर पे काम करने वाला है जिसका नाम रखा था F-22 रैप्टर। एंड सोन दे रियलाइज कि वो गेम ऑफ इकोनॉमिक्स आराम से हार सकते हैं। बट देन उनके माइंड में एक रियलाइजेशन होती है कि व्हाट इफ इंस्टेड हम इतने कॉस्टली मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जेट फाइटर बनाए बजाय कि हम एक सस्ते मिसाइल बनाने स्टार्ट कर दे जो उन महंगे जेट फाइटर को मार गिराए। और इसी के तहत जो उनकी कंपनी थी एल्माज एंटनी, उन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग S-300 सिस्टम था उसको सुपरचार्ज कर दिया, जिसका बस एक ही गोल था कि आसमान में अगर कोई भी चीज उड़ रही है, स्टेल्थ जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स या इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको वो ढूंढ के बस मार गिराए। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए फेमस नहीं हुआ था कि ये रशिया का है या फिर ये हमेशा रिलायबल रहेगा, बट बिकॉज कि ये कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो उसको एक साथ सॉल्व कर सकता था और वो भी काफी चीपर। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जाता है S-400 में तो वो है इसकी इंगेजमेंट रेंज। इसकी इंगेजमेंट रेंज आराम से 400 किलोमीटर है। और अगर कंपैरिजन करे जाए इसके जो सेकंड बेस्ट है अमेरिका का US पेट्रियट, तो उसकी कैपेबिलिटी लगभग 70 से 100 किलोमीटर बैठती है, ऑलमोस्ट इसकी आधी की भी आधी। तो इफेक्टिवली जो ये S-400 है ये एक एरिया डिनाइल वेपन बन जाता है। एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक बैटरी अगर किसी छोटे देश में भी रख दी जाए तो इफेक्टिवली वो पूरे देश की रक्षा कर सकता है। और यहीं पे इसकी खूबियां खत्म नहीं होती। इन सिंपल टर्म्स ये एक स्विस आर्मी नाइफ है। अनलाइक ओल्डर सिस्टम्स जिसमें सबसे पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म को टारगेट करने के लिए अलग अलग लॉन्चर्स चाहिए होते थे और अलग अलग रेडार चाहिए होते थे, तो वो यही सारा काम अमेलगेमेट कर देता है एक चीज के अंदर। एंड फॉर एग्जांपल कि अगर 350 किलोमीटर दूर से कोई एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर आ रहा है एंड उसी टाइम पे एक मिसाइल भी आ रही है जो कि 40 किलोमीटर दूर है, तो ये उन दोनों को एक साथ टारगेट कर सकता है, वो भी एट अ सेम टाइम अपनी मिसाइल लॉन्चर से, जिसमें 4 अलग अलग तरह की मिसाइल्स होती है। और जो सबसे बड़ा मार्केटिंग फैक्टर था जिसको लेकर रशिया ने इसको प्रमोट भी करा था, तो वो थी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। रशिया ने खुलेआम ये क्लेम करा था कि जो अमेरिका का F-35 है एंड इवन जो उनका F-22 रैप्टर है, ये स्पेशली उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। और ना सिर्फ एक्टिवली वो उनको ढूंढ सकता है बल्कि उनको हंट भी कर सकता है। इवन दो बैटलफील्ड में कभी ये प्रूव हो नहीं पाया, बट जो ये थ्रेट था ये काफी था डर पैदा करने के लिए, एंड इसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी रहे थे। अमेरिका के किसी भी स्टेल्थ जेट फाइटर ने कभी भी हिम्मत नहीं करी इसको चैलेंज करने की। और जो सबसे बड़ा बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट था इसका, तो वो था इसका प्राइस। अगर कंपेयर करें अमेरिका के जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इस टाइम पे इजराइल की रक्षा कर रहा है, तो उसमें एक बैटरी की कीमत बैठती है ऑलमोस्ट $1 बिलियन की। बट ऑन द अदर हैंड इसी S-400 की बैठती है ऑलमोस्ट $500 बिलियन। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि रशिया ने जब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी फ्रॉम एयर डोमिनेंस टू मिसाइल डिफेंस, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको और लिथल बनाने में। एंड इसका अंदाजा आप इसकी कैपेबिलिटी से लगा सकते हो। और अगर इजराइल को छोड़ भी दिया जाए तो जितनी भी डेवलपिंग नेशंस है इंक्लूडिंग इंडिया, तो मैथ इज वेरी सिंपल कि आप उसी प्राइस में आप दुगना भी पा रहे हो जो बहुत ज्यादा कैपेबल भी है और उसकी कवरेज भी उससे 4 गुना जाते हैं। सो इस केस में जो S-400 है तो वो एक विन विन सिचुएशन देके जा रही थी। और रशिया ने जो S-400 है उसका इस्तेमाल एक अलग तरीके से करा, नॉट डायरेक्टली इसको फायर करके बल्कि इसका एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करके। व्लादिमीर पुतिन ने इसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करा दोस्तों में दरार डालने के लिए, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जो तुर्की था जो कि एक बाय द वे एक नेटो मेंबर था एंड एक्टिवली वो अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के अंदर काम भी कर रहा था और कई सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स थे वो भी सप्लाई कर रहा था अपनी इंडस्ट्री से बनवा के। बट देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर जो अर्दोगान है वो आके डिक्लेरेशन करते हैं कि तुर्की अब
रशिया का S-400 खरीदने वाला है। ये इतनी ज्यादा शॉकिंग थी अमेरिका के लिए कि उन्होंने धक्के मार के तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया एंड पूरी जियोपॉलिटिक्स ही चेंज हो गई। एक टाइम पे जब अमेरिका तुर्की को अपना अलाय मानता था मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चेंज करके सारा फोकस इजराइल के ऊपर डाल दिया और वो एक कदम आगे चले गए कि इजराइल को पूरी फ्रीडम दे दी कि जितना भी सोर्स कोड है F-35 का वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री को इतनी फ्रीडम नहीं दी हुई है। एंड डिस्पाइट दिस सेटबैक, उसके बाद जो दोबारा शॉकिंग न्यूज आई थी वो इंडिया की तरफ से आई थी, जब हमने उनका जो फ्लैगशिप सैंक्शंस है काटसा, जिसको स्पेशली रशिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, हमने उसकी परवाह मारे बगैर S-400 को खरीद लिया। और अमेरिका की पॉलिटिक्स भी इस बात पे डिवाइड हो गई। आधा देश कर रहा था कि तुरंत इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, बट थैंक्स टू पॉलिटिक्स एंड चाइना वो उस हालत में थे भी नहीं। और इंडिया की सिचुएशन इस बात से यूनिक हो जाती है कि हमारे जो दो राइवल नेशंस हैं वो दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है एंड थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स, तो इस केस में जो वेवर था वो इंडिया को आराम से मिल जाता है। बट देन सडनली एवरी कंट्री फॉलोड द सूट्स, और जितने भी सऊदी अरेबिया और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उन्होंने भी अपना इस S-400 के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको दिखाना स्टार्ट कर दिया। बट वेपन्स की एक सबसे बड़ी फिलॉसफी है, अगर वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है देन वो वेपन ही नहीं है। और ये सेम केस था S-400 के साथ भी। इवन दो उसकी काफी सारी कैपेबिलिटी थी इंक्लूडिंग स्टेल्थ किलर, बट वो आज तक कभी टेस्ट नहीं हो पाई थी लड़ाई में। और ये सब चेंज हुआ 2022 में एंड द सक्सेस वाज फिनोमिनल। जब रशिया ने S-400 को डिप्लॉय करा तो उन्होंने एक क्लेवर इंजीनियरिंग करी, इसको S-300 के साथ पेयर कर दिया एंड इफेक्टिवली जो यूक्रेन एयरफोर्स थी उनको मजबूर कर दिया जमीन से जस्ट 100 मीटर ऊपर उड़ने को, जस्ट टू सर्वाइव। और खौफ इतना ज्यादा था कि वो जो मीडियम और हाई एल्टीट्यूड्स है उन्होंने उस पर उड़ना ही बंद कर दिया, जिससे सीवियरली जो उनकी एबिलिटी थी जैसे कि बॉम्ब्स को गिराने की या अपने जो जमीन पे सैनिक है उनको सपोर्ट करने की, वो इफेक्टिवली यहीं पे खत्म हो गई। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज आया था S-400 को लेके कि 2024 में इसने यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर एक Su-27 को मार गिराया, जिसकी बैटरी बेलारूस के अंदर थी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की दूरी से अपनी 40 N6 मिसाइल से। एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल का। बट नॉट ऑल वेपन्स आर इनविंसिबल, जो कि बस हमेशा भगवान के पास होता है, और कुछ यही प्रॉब्लम सफर करी S-400 ने भी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत बड़ा था, हैवी था एंड वेरी स्लो टू मूव, और इसी का फायदा उठाया वेस्टर्न नेशंस ने। अगर S-400 एक आदमी होता और हम उससे पूछते कि आपको दिक्कत किससे सबसे ज्यादा, तो वो इसी का नाम लेता, द हिमार्स, जो कि काफी चीप है, फास्ट है एंड सबसे डेडली GPS गाइडेड है। बल्कि इसको एक दो नहीं बल्कि कई दर्जनों में छोड़ा जाता है। एंड इवन इफ समहाउ अगर इसको ट्रैक भी कर ले S-400 तो इतनी मिसाइल ही नहीं बचती कि वो सारे टारगेट्स को खत्म कर सके। और यहीं पे दूसरी सबसे बड़ी कमी आती है, जब यूक्रेन S-400 को डिटेक्ट करता है अपने ड्रोन से, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो इसी हिमार्स को भेज देते हैं एंड S-400 को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है, विच इज एज गुड एज द सिटिंग डक्स। एंड यही हुआ था जोंकी मासाकार में, जब एक ही दिन के अंदर रशिया ने अपने 4 S-400 की जो लॉन्चर्स है और एक जो रेडार कॉम्प्लेक्स है वो खो दिया था। और ये बाहर निकल कर आया है कि S-400 जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है, वो अमेरिका के सस्ते एटॉमिक मिसाइल के सामने आराम से हार जाता है। और यहीं पे इसकी जो परेशानी है वो खत्म नहीं हुई। दूसरा जो सबसे बड़ी सरदर्दी बनी तो वो थी स्कैल्प मिसाइल, अब ब्रिटिश एंड फ्रेंच ओरिजिन, जिसको शैडो स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही मिसाइल है जिसने जो रशिया का हेडक्वार्टर था सेवास्तोपोल में उसको टारगेट किया था सक्सेसफुली, वो भी उस टाइम पे जब वो खुद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर बैठा हुआ था। जब इस स्कैल्प मिसाइल को फायर करता है तो ये जमीन से बस 30 मीटर की ऊंचाई पे उड़ता है एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स एंड ज्योग्राफी, तो जो होराइजन होता है S-400 का वो उसको भेज नहीं सकता। और जब तक ये मिसाइल काफी करीब आती है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के रेडियस में, तब तक इट इज ऑलरेडी टू लेट, और जब तक ये रिएक्ट करेगा तब तक वो उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। और धीरे धीरे जो ये टैक्टिक्स थी इसने अपना टो लेना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली पैसे के रूप में। फॉर कंपैरिजन जो एक मिसाइल होती है S-400 की, उसकी कॉस्ट बैठती है आराम से 2 से 4 मिलियन डॉलर की। बट वहीं पे अगर कोई यूक्रेन का ड्रोन है वो उसकी कॉस्ट बैठती है आराम से 50,000 US डॉलर्स की। एंड वो एक नहीं बल्कि कई सारे भेजते हैं एक ही वेव के अंदर उस एरिया को सैचुरेट करने के लिए। फिर बाद में वो भेजते हैं अपनी मिसाइल्स एंड देन उसके बाद भेजता है वो अपने जेट फाइटर्स, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि S-400 कोई एक मैजिक शील्ड नहीं है बट एक स्नाइपर राइफल है। एज अ स्नाइपर राइफल ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है दुश्मनों के जेट फाइटर्स या उनके बॉम्बर्स को मार गिराने में, बट जब बात आती है क्लोज कॉम्बैट की, नाइफ फाइटिंग की, तो उसमें वो आराम से हार जाता है। बट एज यू कैन गेस जो वॉर होती है वो कोई एक स्ट्रैटेजिक नहीं होती, वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही होती है। एंड जो रशियंस है वो कोई बेवकूफ नहीं है और उन्होंने भी इसका जो तोड़ है उसको निकालना स्टार्ट कर दिया। रशिया अपने S-400 को बचाने के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम और लेकर आया जिसका नाम था पेंटसीर।
जिसने ये करा कि अगर S400 एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये चाकू लेके खड़ा था, जिसकी रेंज थी 0 से 20 किलोमीटर। और रशिया ने ये टैक्टिक आजमाई कि जितनी भी S400 की बैटरी थी उसके आसपास 2 या 3 पेंटसिर S1 को खड़ा कर दिया, जिसका बस एक ही काम था, अगर कोई भी चीप ड्रोन या चीप मिसाइल आ रही है दुश्मन की तरफ से तो वो अपने रैपिड फायर जो 30 mm कैनन्स है उससे वो आराम से उसको इंगेज कर सकता है, या फिर अगर ज्यादा डेस्परेशन है तो अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल से। और धीरे धीरे करके रशिया का अपर हैंड होने लगा यूक्रेन वॉर में। और अगर आज के टाइम पे जब भी कोई S400 को आप डिस्ट्रॉयड देखते हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि जो उसका बॉडी गार्ड है पेंटसीर, या तो उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करा गया था या फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई थी। और जो प्रॉब्लम होराइजन की थी S400 की, उसको खत्म करा गया A50 अवॉक्स के साथ, एक प्लेन जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेडार डिश होता है। सो जो यूक्रेन के जेट्स या फिर जो कोई स्कैल्प मिसाइल थी, अगर वो जमीन से 30 मीटर ऊंची उड़ रही थी तो S400 उसको देख नहीं सकता था थैंक्स टू द होराइजन। बट अगर आसमान में कोई अवॉक्स था वो उसको आराम से देख सकता था, और जो टारगेटिंग डेटा था वो डायरेक्टली S400 को भेज देता था। सो इससे ये हुआ कि जो S400 की कैपेबिलिटी थी वो ना सिर्फ एक स्नाइपर राइफल की थी बल्कि धीरे धीरे करके एक नाइफ फाइटर में बदल गई, और मजबूर कर दिया इसने यूक्रेन के जेट फाइटर को फर्दर रिट्रीट बैक करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसके पास लास्ट वेपन बचता है तो वो है इसका काराशुक फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सो बेसिकली जब S400 ये डिटेक्ट कर लेता है कि उसके ऊपर या तो मार्स या फिर जो जे डैम्स है, स्मार्ट बॉम्ब्स वो इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो उसका जो जीपीएस सिग्नल है उसको जैम कर देता है अपने एक पावरफुल रेडियो नॉइस के साथ। सो इफेक्टिवली जैसे जैसे वेपन पास आते हैं तो वो और अंधे होते चले जाते हैं, एंड जो वो अपने टारगेट है वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर से मिस कर देते हैं। सो इसेंशियली हम ये कह सकते हैं कि ये एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम भी करता है। और अमेरिका को डिफीट करने के लिए रशिया ने काफी क्लेवर इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी है। उनको पता होता है कि जो स्पाई सैटेलाइट्स है अमेरिका की वो उनको कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं। सो उन्होंने ऑलमोस्ट जो एक लुक लाइक S400 सिस्टम होता है उसका एक गुब्बारा बना रखा है, इन्फ्लेटेबल बैलून, और वो इतने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कि जो एक हीट सिग्नेचर होता है जो कि रियल S400 एमिट करता है वो उसको भी मिमिक करता है। सो इससे जो लड़ाई का मैदान है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब जो सैटेलाइट है वो ये पता करता है कि यहाँ पे कई सारे S400 की बैटरीज है, बट ये नहीं पता कि वो असली या तो नकली है, जो कि एक हेजिटेशन को इंस्टिल कर देता है किसी भी दुश्मन के अंदर। बट जो सबसे बड़ा सवाल कि जो ये S400 है अगर ये इतना ज्यादा कैपेबल है तो ये कभी कभी फेल क्यों जाता है। सो वेल इट ऑल कम्स डाउन टू द इकोनॉमिक्स। यूक्रेन ने ये बात काफी मुश्किल तरीके से लर्न करी है कि अगर S400 जैसे सिस्टम को डिफीट करना है तो उसको पहले सैचुरेट करना पड़ेगा, एंड देन अगर वो भी काफी नहीं था तो उसके बाद जो पेंटसीर था पहले उसको भी हराना पड़ेगा, जिसको अंजाम दिया जाता है या तो हिमार्स रॉकेट्स के साथ, या फिर जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, या फिर जो स्कैल्प मिसाइल है, या फिर जो एम्यूनेशन होता है इन डिफेंस सिस्टम का, या फिर वो खत्म हो जाए। बट यहीं पे जो वेस्टर्न मीडिया है वो काम आता है, वो जो अपने लॉसेज है उसको कम करके बताता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर रशिया का एक प्लेन या एक बैटरी भी खत्म हो जाए, इसके बावजूद कि उसने कई सारे जेट फाइटर्स या जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म हुआ है, तो वो उसको कन्वीनियंटली छुपा देते हैं। एंड इससे एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि रशिया है वो इस जंग को हारने वाला है, जो कि पिछले 4 साल से चला आ रहा है। एंड अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो अगर रशिया वाकई हारने वाला था तो ये 5 साल तक लड़ाई खिंच कैसे गई। और जो ये S400 है ये कोई बी ऑल या एंड ऑल वेपन नहीं है, बल्कि इसका जो एरा है वो अब खत्म होने वाला है, बिकॉज जो अब नया थ्रेट है जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, ये अब फ्यूचर होने वाला है। एंड रशिया अब फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसको डिफीट करने के लिए एक ब्रांड न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम S500 प्रोमेथियस पे काम करना स्टार्ट कर चुका है, जो कि इतनी ज्यादा केपेबल है कि जो लोअर ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट से उसको भी मार गिरा सकता है, जिसके ऊपर डेडिकेटेडली मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाई थी, तो प्लीज डू चेक दैट आउट, जिससे ये पता लगता है कि जो आने वाली फ्यूचर वॉरफेयर है वो कितनी ज्यादा रेडिकली चेंज होने वाली है। और ये S500 एक ग्लिम्स देता है आने वाले फ्यूचर को लेके। सो इन दी एंड क्या S400 एक ऑब्सोलीट सिस्टम है या फिर रशिया हार रहा है? सो बेसिकली यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आप किसी आदमी को हायर करने वाले हो तो आप हमेशा उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हो, नॉट जस्ट कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी है। द रियल वर्ल्ड मैटर्स। एंड जो S400 है यूक्रेन की लड़ाई में इसके ऊपर एक ठप्पा लग गया है बैटल टेस्टेड का, इवन दो इसको कई बार डिफीट करा जा चुका है, बट इसने पलट के काफी ज्यादा नुकसान भी करा है यूक्रेन का और अमेरिका का भी। और इससे जो उसकी वैल्यू है वो कम नहीं बल्कि अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, बल्कि अब तो जो उसकी सप्लाई है वो भी लिमिटेड होने वाली है, क्योंकि इंडिया के भी जो रिमेनिंग टेंडर्स थे वो भी अभी तक नहीं आ पाया है थैंक्स टू यूक्रेन वॉर। एंड इवन दो ये कोई इनविंसिबल शील्ड नहीं है, बट इट इज क्लोज टू इट, द मोस्ट डेंजरस स्नाइपर ऑन द अर्थ। एंड ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न नेशंस है उनकी जो टैक्टिक्स है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। और जो ये कैट एंड माउस का गेम है ये हमेशा चलता आ रहा होगा, या तो एक टाइम पे डिफेंस आ गया होगा या तो दूसरे टाइम पे ऑफेंस, एंड जो सबसे ऊपर आएगा वही इस जंग को जीत पाएगा। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के दिएगा, बिकॉज 99% जो ऑडियंस मेरे इस चैनल को वॉच करती है वो उसको सब्सक्राइब भी करते हैं। एंड इससे मुझे भी काफी पर्सनली मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेकर आऊँ। एंड आई एम ट्राइंग कि जो मेरा 6000 सब्सक्राइबर का टारगेट है मैं उसको जल्दी
जल्दी से जल्दी पूरा कर सको। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।